बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर में लाओस और कंबोडिया के बारे में बताऊंगा। यह भी हिंद चीन का ही क्षेत्र था। लाओस में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। लाओस का गृह युद्ध, हम लोग जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो यह हिंद चीन क्षेत्र है, इसके एक तरफ लाओस और कंबोडिया है और इधर वियतनाम है। ये जो पूरा क्षेत्र था, हमें पता है कि पहले फ्रांस के आधिपत्य में था और यहाँ पर धीरे धीरे अमेरिका का हस्तक्षेप आया। साम्यवाद का, चूंकि यह चीन से सटा हुआ है और रूस भी बगल में था, रूस की क्रांति हो चुकी थी, तो साम्यवाद के प्रभाव से यह पूरी तरह उद्वेलित था। पूंजीवाद समर्थक देश अमेरिका, फ्रांस ये सब नहीं चाहते थे कि यहाँ पर साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो। तो आगे की जो राजनीति है इस क्षेत्र में, वह अमेरिका के हाथ में आ गया, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इस क्षेत्र में साम्यवाद फले फूले। और यही कारण था कि जब जनेवा समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता 1954 में, तो इस जनेवा समझौता में जो शर्त, जो कंडीशन रखा गया, उसमें वियतनाम दो भाग में बंट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार को मान्यता अमेरिका ने किसी तरह दे दी और वहां पर हो ची मिन्ह की सरकार बनी। और दक्षिणी वियतनाम, इस पर अमेरिका बाओ दाई को बुलाकर, जो कि उस समय पेरिस में था, उसको बुलाकर उसने राज सत्ता दे दी और वह अमेरिका समर्थक सरकार वहां पर बनाया बाओ दाई के नेतृत्व में। यह बाओ दाई वहां का प्राचीन राजवंश से संबंध रखता था और इसका न्यो दिन दियम करता धरता था और यह बहुत ही बड़ा तानाशाही प्रवृत्ति का था, क्रूर व्यक्ति था नोदिनियम। यही स्थिति थी और उसमें जेनेवा समझौता में बात की गई कि बाकी जो लाओस और कंबोडिया हैं, वहां पर राजतंत्र को मान्यता दे दी गई और वहां पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। लाओस में और कंबोडिया में वैध राजतंत्र यह मान लिया गया और वहां पर संवैधानिक बात की गई, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र रहेगा। यही स्थिति वहां पर की गई। अब इसके चलते क्या हुआ लाओस में, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फुंगसाली और हो फ्रांस, ये लाओस के दो ऐसे प्रांत थे जहां की साम्यवाद फैल चुका था। ये या फुंगसाली में और हो फ्रांस में साम्यवाद का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो गया था, अर्थात लाओस में साम्यवाद अपना पैर जमा रहा था। अमेरिका इस चीज को पसंद नहीं कर रहा था। उसने अब कुछ ऐसी नीति बनाई कि वहां पर इससे साम्यवाद को खत्म किया जाए और वहां पर पुनः पूंजीवाद समर्थित सरकार बने। लाओस में और दक्षिण वियतनाम में, खासकर दक्षिणी वियतनाम के जो, और लाओस चूंकि उससे सटा हुआ था, वहां पर 3 सौतेले भाई थे
फुनसुमा सुफनबोंग जिसे कि पाथेट लाओ भी कहा जाता था, और तीसरा जो था वह फूमी सामुआ। ये सौतेले भाई थे, तीनों राजतंत्र के उत्तराधिकारी थे। इन लोगों ने आपस में अब तीनों भाई में सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो गया। तीनों चाहते थे कि लाओस की गद्दी पर हम ही बैठे। फूमी नौसवान जो था जो तीसरा भाई था, यह पूंजीवाद समर्थक था। तीनों भाई की तीन विचारधारा थी। एक भाई वो उदारवादी था, जो बड़ा भाई था सुवर्णफुमा। यह उदारवादी था। दूसरा भाई सुफन बोंग, जिसको हम कहते हैं, जिसको कि हम लोग पाथेट लाओ के नाम से भी जानते हैं, सुफन बोंग, यह साम्यवाद विचारधारा का था और यह पूंजीवाद समर्थक था। तो यही तीनों आपस में सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे थे। ऐसी को हम लोग पाथेट लाओ भी कहते थे। सुफन बोंग पाथेट लाओ के नाम से मशहूर है। अब ये तीनों जो सत्ता के लिए आपस में लड़े, स्थिति ऐसी हुई कि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति हो गई। उस जेनेवा समझौता में एक कंडिका यह थी कि 1956 के मध्य तक वहां पर एक चुनाव होगा और जनता की राय से वियतनाम आपस में एक हो जाएंगे। यानी जनता का एकीकरण, ये वियतनाम का एकीकरण जनता की राय से होगा, लेकिन चुनाव हो जाना चाहिए 1956 के मध्य तक। और इस जेनेवा समझौता सही ढंग से इसका कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति बनी थी। इस निगरानी समिति में 3 देश को रखा गया था, भारत को, कनाडा को और पोलैंड को। यही 3 देश मॉनिटरिंग करते कि क्या जेनेवा समझौता जो 1854 ईस्वी में हुआ था उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। अब स्थिति क्या हुई, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे।